Hello everyone, my name is Alicia. Welcome and welcome back to my channel. So today we have Gaurav Sejwal with us and मुझे नहीं लगता कि गौरव को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. He's a registered nurse working in New Zealand and Australia and he's also a YouTuber and an influencer. Thank you so much Gaurav for your time, and this video is going to be in Hindi language. So if you are somebody who speaks or understand English language, you can go to your settings and select the auto dubbing option. Choose your language according to your preference. So thank you so much Gaurav again for your time. थैंक यू सो मच अलीशा, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे दोबारा से आपके चैनल पे आने का मौका मिला। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, इट्स अ प्राउडफुल मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है अबाउट न्यूजीलैंड रिक्रूटमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो मेक श्योर आप अगर न्यूजीलैंड रिक्रूटमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देखें। दैट वीडियो इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के रिक्रूटमेंट के बारे में कि 2026 में रिक्रूटमेंट कैसा रहेगा, क्या आपको न्यूजीलैंड में एज अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया से या पाकिस्तान बांग्लादेश से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कितना चांस है आपको जॉब मिलने का, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो बिफोर एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर किसी को न्यूजीलैंड आना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी क्या है कि बीएससी होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? बोथ जीएनएम एज वेल एज द बीएससी नर्सेज बोथ आर एलिजिबल। तो अगर आपने इंडिया में जीएनएम कर रखा है या फिर बीएससी कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट द थिंग ओवर हियर कि सभी जीएनएम वाले आरएन नहीं बन सकते। सो बेसिकली जीएनएम डिप्लोमा है और जो बीएससी है वो डिग्री है। तो डिग्री वाले, अगर डिग्री वालों को फॉर श्योर वो आरएन का रजिस्ट्रेशन दे देंगे, लेकिन डिप्लोमे वाली जो नर्सेज हैं उनको उनको उनके पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 8 साल मिनिमम एक्सपीरियंस हो, दे विल गेट द आरएन रजिस्ट्रेशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी के पास जीएनएम है और कम एक्सपीरियंस है तो दे विल श्योरली कंसिडरिंग ओवर हेयर एज अ इनरोल नर्स, तो उनको ईएन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ना कि आरएन का। और अगर यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर मैं जीएनएम का तो मैंने बता दिया कि इतने साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको बेसिक एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी है वो न्यूजीलैंड में 1800 आवर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास 1800 घंटे का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल। कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करूँ तो ओईटी जो स्कोर है वो आपका स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग में भी होना चाहिए, राइटिंग में सी प्लस चल जाएगा। वहीं अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो आपका 7 स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग में होना चाहिए और राइटिंग में 6.5। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड में एक प्यारी और बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी मॉड्यूल में फेल हो जाते हो तो यू कैन गिव एज मच एज हाउ मेनी टाइम्स, आपको जितनी बार भी एग्जाम देना आप वो एग्जाम दे सकते हो 1 साल के अंदर। ठीक है, सपोज करो आपने पहली बार पूरा एग्जाम दिया और आप किसी मॉड्यूल में रह गए, तो नेक्स्ट टाइम आपको पूरा एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वही मॉड्यूल दो जिसमें आप फेल हुए हो। तो अगर 2 मॉड्यूल में फेल हो गए थे तो सिर्फ वही 2 मॉड्यूल देने हैं। एंड आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई, उसमें से सिर्फ एक ही क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ एक ही मॉड्यूल देना है, आपको पूरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ क्लबिंग इज ओनली एक्सेप्टेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अलावा किसी भी कंट्री में ऐसी क्लबिंग एक्सेप्टेड ही नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। सो आपने बहुत क्लियरली बता दिया एलिजिबिलिटी, जीएनएम, बीएससी एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी। उसके बाद आपको इंडिया में कौन से एग्जाम देने हैं? तो बेसिकली जब आप 2 स्टेप की प्रोसेस होती है न्यूजीलैंड की। पहला जो स्टेप होता है वो सीजीएफएनएस का होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी बताए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होता है। वंस दे चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू आर meeting all the requirements, then they will make a report and send it to the New Zealand Nursing Council. The New Zealand Nursing Council will give you permission to write a CBT एग्जाम। वो सीबीटी का एग्जाम आप इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स है वो आराम से दे सकते हो, बेसिक सीबीटी का एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो सीबीटी को कंसिडर कर लेते हैं यूके के सीबीटी से और उसी से मेटल उसी यूके के मेटल से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिसकंसेप्शन या फिर मिथ बोलना चाहूंगा इसको, लोगों की है। अगर आप यूके के मेटल से
प्रिपेयर करोगे यूके के मटेरियल से, आप न्यूजीलैंड का एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू माइट एंडेड अप गेटिंग फेल्ड। आपके पास 3 ही अटेम्प्ट है, आप वो वेस्ट कर दोगे, क्योंकि कंट्री दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों का जो नर्सिंग पे जो अलग अलग चीज़ों पे फोकस है ना, वो अलग है। यूके में स्टैंडर्ड नर्सिंग जो होती है वो फॉलो होती है। न्यूजीलैंड में आप ये कंसिडर करो, यहाँ पे जो माओरी कम्युनिटी है उस पे ज़्यादा फोकस्ड है लोगों का। और मतलब जो नर्सिंग काउंसिल का, तो नर्सिंग काउंसिल जो एग्ज़ाम ले रही है उसमें माओरी कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और यूके में आपके रटे रटाए आंसर मिल जाएंगे। आपने जो डिट्टो जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो डिट्टो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होता। रट्टाफिकेशन करके अगर आप एग्जाम दोगे तो आप फेल होने 100% फेल हो जाओगे। तो अगर आपको इसके बारे में भी ज़्यादा जानना है तो मैंने मेरे सीबीटी का जो मटेरियल है वो मेरे टॉप पेट पे अवेलेबल है। यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। वही अगर मैं बात करूँ, आपने सीबीटी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया तो अभी आप न्यूजीलैंड में आओगे विजिटर वीज़ा पे। एंड विजिटर वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे आओ, आप उसकी का एग्ज़ाम दो, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट रजिस्टर्ड एज अ नर्स ओवर हेयर इन न्यूजीलैंड। एंड उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑप्शन है वो भी आपके साथ आपके सामने खुल जाता है। आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर करने के लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना, कोई एनक्लेस का एग्जाम नहीं देना। न्यूजीलैंड के रजिस्ट्रेशन को डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर कराओ, और दोनों जगह आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करोगे एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। सो वंस somebody हैज क्लियर देयर सीबीटी एंड ऑस्की, उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड में रह के ही जॉब ढूंढनी पड़ती है या इंडिया वापस आ सकती है, क्योंकि विजिटर्स वीजा आई थिंक सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। बिल्कुल ठीक कहा लीशा आपने। विजिटर वीज़ा 3 ही महीने का होता है। एंड वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो बेसिकली 1 साल की होती है। एंड मैक्सिमम आप 3 महीने स्टे कर सकते हो। और टोटल जो आप 3 3 महीने के दो स्टे कर सकते हो 6 महीने। ठीक है, तो 3 महीने मुझे ऐसा लगता है मोर देन सफिशिएंट है अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो। क्योंकि आप ओस्की का एग्ज़ाम तो एक ही दिन दे रहे हो, बाकी के जो बचे हुए दिन है उसमें क्या करोगे। और मान लेते हैं आप ओस्की का एग्ज़ाम देने आए, 15 दिन आपके प्रिपरेशन में लग गए, 15 दिन आपका रजिस्ट्रेशन, आपने एग्जाम दिया, 15 दिन आपका रिजल्ट आने में लग गया, तो तभी भी आपके पास 2 महीने तो है। 2 महीने क्या करोगे, तो आराम से जॉब मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से ढूंढोगे, अच्छा कवर लेटर बनाओगे, अच्छा सीवी बनाओगे, ओनली देन दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल। अदरवाइज आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिस भीड़ को आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता फिर भाई। और ये तो बात हो गई सारे एग्जाम्स की, तो इन सब में एक्सपेंस कितना आ जाता है अगर कोई इंडिया से आना चाह रहा है? तो आपका ओईटी को हटा देते हैं हम, ओईटी की कोचिंग वगैरह ये सब हटा देते हैं, तो आपका विजिटर्स वीजा वहां पे आना एक अप्रोक्सीमेटली, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितना एक्सपेंस आएगा, बट अप्रोक्सीमेट। ओके, अगर आप न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो यू शुड कंसिडर कि कम से कम आपके 4.5 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। तो आप कम से कम 4.5 से 5 लाख का बजट तो आप अपना रेडी रखो अगर आप न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन से फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का भी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड मूव। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखो तो ऑस्ट्रेलिया में आपको एनक्लेक्स का एग्ज़ाम भी वो हो रहा है न्यूजीलैंड के थ्रू। तो और आपको दोबारा से उसकी का एग्ज़ाम भी नहीं देना, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। बाकी यहाँ पे कोई स्कीम नहीं बेची जा रही, अगर आपका मन नहीं है तो मत करो। और इसमें ऑस्की का क्या चार्जेस है? सिर्फ ऑस्की एग्जाम की क्या फीस है? उसकी का जो चार्जेस, उसकी के जो चार्जेस हैं इट्स अराउंड 1.5 लाख, एंड दैट इंक्लूड्स ये जो मैंने आपको 4.5 से 5 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया बताया, हम्म। ये सब कुछ मिला के उसमें आपके भी आ गई, आपकी CGFNS, न्यूज़ नर्सिंग काउंसिल, सब कुछ आ गया उसमें तब जाके। और अगर आपने फ्लाइट वगैरह इंक्लूड करनी है वो भी इसमें, सब कुछ मिला के कम से कम 4.5 लाख रुपए तो आप कंसिडर करो। ओके ओके। और इसमें किस स्टेज पे आपको लगता है कि हमें एक मतलब कैंडिडेट को एक एजेंट की जरूरत है? ये बड़ा क्रूशियल है ये क्वेश्चन बेसिकली। मैंने स्टार्टिंग में जब ये अपना चैनल स्टार्ट किया था ना न्यूजीलैंड के लिए, गौरव सेजवाल के नाम से, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला था कि जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, डोंट पे फॉर एनी एजेंट। बट द थिंग इज, ओवर द टाइम लोग सब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जो काम 1 महीने में होना था, वो काम जो मतलब 1 महीने 15 दिन में हो जाना चाहिए था, उस काम के लिए 5 5 6 6 महीने लगा रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में तो इट्स बेटर टू गेट ए मेंटर, या फिर जिसको नॉलेज है तो आप उससे बात कर लो।
मैं यहाँ पे खुद को प्रमोट नहीं कर रहा, मतलब जो लोग मेरे से टॉप मेट पे बात करते हैं उनको पता है दैट आई आल्सो डू प्रोसेसिंग फॉर द न्यूजीलैंड, एंड उन लोगों की हेल्प करता हूँ, नर्सिस की। बट द थिंग इज, अगर आपको कोई ऐसी नर्स गाइड कर रही है जो खुद न्यूजीलैंड में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको सारी प्रोसेस है वो खुद गो थ्रू हुई है, एंड ही हैव हेल्प सो मैनी नर्सेज, तो आप उस पे ज़्यादा भरोसा दिखाओगे या फिर आप किसी एक्स वाई जेड एजेंट पे भरोसा दिखाओगे जो इंडिया में अपना एक खोखा खोल के बैठा है, जिसको खुद नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, जिसने न्यूजीलैंड में पैर कभी नहीं रखा, वो आपको बता रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो आपको फिल्म स्कीम दिखा रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप कॉमन सेंस यूज करके देखो, किसको ज्यादा नॉलेज है, उसको ज्यादा पता है जो इंडिया में बैठा है या फिर जो न्यूजीलैंड में बैठा है उसको पता है, जिसके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जिस रजिस्ट्रेशन के पीछे हो आप, आपकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि डिसीजन लेटर जो हम आयरलैंड के लिए अप्लाई करते हैं इट्स द सेम थिंग। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि इंडिया में जो एजेंट है उन्हें नहीं पता कि अगर आपका कोई गैप है या आपके डिसीजन लेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सेम लाइक न्यूजीलैंड, अगर आपके प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें नहीं पता उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। दैट वुड बी समबडी जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है, जो पूरे प्रोसेस से होके गुजरा है, उसको पता है कि इस चीज़ का रिप्लाई अगर मैं ये करूँगी तो उसका कोई साइड इफेक्ट मेरी जॉब पे नहीं आएगा। बट दे डोंट नो, दे विल जस्ट लीव द कैंडिडेट। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टॉपमेट पे एक कैंडिडेट का फोन आया था कि उनको उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनके गैप के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, और डिसीजन लेटर उन्होंने किसी एजेंसी से अप्लाई किया और उस एजेंसी ने उनको अच्छा खासा अमाउंट भी मतलब उनसे ले लिया, पर उसके बाद वो एजेंसी उनको बोल रही है कि ये प्रॉब्लम आपको खुद सॉर्ट आउट करनी है। और उस लड़की ने पोस्ट बीएससी भी की हुई थी उसी बीच में, तो उसका जो प्रोफाइल था वो डिसीजन लेटर का वो बीच में स्टक हो गया। एंड देन उसने मुझसे टॉपमेट पे कॉल बुक की कि मैं क्या करूँ। नाउ आई कांट गिव यू अ सोल्यूशन बिकॉज यू आर इन मिडल ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें मैं आपको तब सोल्यूशन बताती जब आप मेरे से डिसीजन लेटर कराते। बट अगर आप किसी ऐसे से शुरू से ही बात कर रहे हो जिसको आपका प्रोफाइल अच्छे से पता है, यू माइट थिंक दैट पर्सन इज डूइंग नथिंग, बट एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव दिस थिंग कि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी और उसका सोल्यूशन हम पहले से ही ढूंढ के रखते हैं, या हमें पहले से ही पता है कि इस कैंडिडेट के प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम पक्का आएगी, तो मैं इस प्रोफाइल को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। एंड वो चेंज आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे या आपको जाके कोई इशू ना करे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास ऐसे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पर ऐसे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट का था और वो काम किसी और स्टेट में कर रही थी, और उन्होंने डिसीजन लेटर के लिए एजेंट को बता के अप्लाई करा भी दिया, एंड देन शी नेवर गॉट हर डिसीजन लेटर बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम थी। और बाद में उन्होंने मुझे फोन किया कि अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला नाउ यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज एनएमबीआई ऑलरेडी नोज। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके एजेंट को पहले ही देना था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करो या कुछ भी करो, यू नीड टू have a counseling or you need to choose your mentor or your agent very very wisely. That's like a very important step in your process, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम करना चाहते हो। So thank you Gaurav for covering it. बिफोर फिनिशिंग इट, मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा भाई। अभी रिसेंट के इवेंट्स हैं, टॉपमेट के ही मैं बता रहा हूँ। तो एक कैंडिडेट ने मेरे से बात की एंड अलीशा, मैंने उनको बताया दैट आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अम, ये बात हुई थी मेरे ख्याल से 2024 में। मैंने उनको बोला था आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको यहाँ यहाँ पे इस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, एंड दे डिडंट लिसन टू मी। एजेंट ने उनको एनओसी के लिए उनकी जॉब छुड़वा दी। सरकारी नौकरी जिसको लेने के लिए लोग पागल हो रखे हैं, सरकारी नौकरी छुड़वा दी। अब उसको ना जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी भी चली गई, ना रजिस्ट्रेशन मिला, एजेंट आराम से अब पैसे खा गया 1.5 2 लाख रुपए। अब वो कॉल करके मेरे से पूछ रही है अब गौरव आगे क्या करूं। गौरव क्या बताएगा, गौरव के पास स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, गौरव से आपने बात ही तो नहीं की। अब दूसरा केस ऐसा हुआ है, मेरे से बात कर ली, मैंने उनको प्रॉब्लम बता दी कि यहाँ पे जाके आपकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम आएगी। दे हैवंट लिसन। चंडीगढ़ में किसी एजेंट को पैसे दे दिए, 2 लाख रुपए वो उसके खा गई। माइग्रेशन एजेंट है, मैं नाम लूंगा तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। कैंडिडेट की प्राइवेसी थोड़ी सी वो हो जाएगी। 2 लाख रुपए ले भी गए। अब जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी वही प्रॉब्लम हो गई, ये जो आपने दूसरी स्टेट का रजिस्ट्रेशन बताया ना, सेम प्रॉब्लम। मेरे पास इसका सॉल्यूशन था, लेकिन जिस एजेंट्स के पास कराया ना, उसको कुछ नहीं पता, उसको नर्सिंग का दूर दूर तक नहीं पता, और वो शक्तिमान बन रहे हैं वहां पे। तो अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मतलब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या करें। अरे
जब आपने स्टार्टिंग में ही नहीं सुनी किसी की, जब आप फंस जाते हो दलदल के अंदर, फिर आपको याद आता है कि हाँ कोई था जो हमें बता सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, आई तो एग्री। इट्स ये नर्सिस जो हमारी, हमारे जो छोटे भाई बहन है ना, उनको जो देख रहे हैं वीडियो, छोटे हैं बड़े हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कौन रिलायबल है कौन नहीं है, ठीक है। आप कॉमन सी बात सोच के देखो, जो इंडिया में बैठा है और हम लोग बाहर बैठे हैं, और हमारा ऑलरेडी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी या फिर इंडिया में कोई आराम से बैठा है कोई दुकान खोल के, उसको ज्यादा पता होगा? कॉमन कॉमन सी बात सोच के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारी बात हो गई सारी सीबीटी वगैरह की। अब मेरे को एक डाउट था कि अगर किसी को इंटरव्यू नहीं मिल रहा है न्यूजीलैंड में, मतलब सीवी अप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, मतलब कैसा रहता है प्रोसेस? और अगर किसी को इंटरव्यू नहीं मिला विद इन 3 मंथ्स, तो क्या वो इंडिया जाके भी कंटिन्यू अप्लाई कर सकता है? और प्रोसेस कैसा रहता है इंटरव्यू का? देखो, न्यूजीलैंड के रजिस्ट्रेशन का सबसे जो प्यारी बात है वो ये है, अगर आपको न्यूजीलैंड में समहाउ आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि जॉब नहीं मिली, तो यू कैन जस्ट ट्रांसफर दैट रजिस्ट्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया, और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो आप दोनों कंट्रीज में लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। रही बात जॉब अप्लाई करने की, तो यहाँ पे सीक है, seek.co.nz, seek.co.au, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वाला और न्यूजीलैंड के लिए एनजेड वाला। तो आप सीख पे, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, अभी सीख खोलो, पहले न्यूजीलैंड वाला फिर ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां पे टाइप करो रजिस्टर्ड नर्स, फिर आप वहां पे जॉब देखना कितनी जॉब शो हो रहा है, और न्यूजीलैंड में भी जॉब शो होंगी आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब्स है या नहीं है, ठीक है। और फिर वो जॉब्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तो आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब्स भी हैं और आप इनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, तो नो नीड टू जस्ट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर इन न्यूजीलैंड, या फिर आप मतलब अगर आपको बैक इंडिया में आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वापस इंडिया भी जा सकते हो अगर आपको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे कमेंटमेंट करके आ जाते हैं, ये फनी सी बात है। हम इंडियंस है ना, मतलब एक बार ये दिमाग में लेके आते हैं कि फलाना लड़का या फिर फलानी लड़की, फलाने की लड़की तो अभी ना जी बाहर चली गई, अब वो किस मुंह से वापस आएगी, उसके दिमाग में, नर्स के दिमाग में ये बात भर जाती है कि अब तो मैं एक बार चली गई, मेरे को जॉब नहीं मिली, अब मैं वापस कैसे आऊंगी, अब वापस कैसे आऊंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, इन चीजों से कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आके आप अपनी मेंटल हेल्थ ही बिल्कुल कर रहे हो, तो चीजें चलेंगी नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। सो गौरव, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है जॉब मार्केट में। कुछ लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड में जॉब है, नहीं है, कुछ को जॉब मिल रही है। लाइक रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द नर्सेज एंड शी टोल्ड मी कि उसको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सीबीटी भी क्लियर हो गया, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी जॉब मार्केट कैसा है न्यूजीलैंड का? So, Alisha, I would just answer this in a cluttered way. So, basically, न्यूजीलैंड की जो जॉब मार्केट है वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे फ्रीजिंग हो रखी है, बेसिकली रिक्रूटमेंट फ्रीज हो रखी है। सो रिक्रूटमेंट इज करंटली एक्टिव, और रिक्रूटमेंट फ्रीज नहीं है। बट द थिंग इज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में रिक्रूटमेंट थोड़ी सी स्लो पेस पे चल रही है, जैसे आयरलैंड में स्लो पेस पे चल रही है, वैसे ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी स्लो पेस पे ही चल रही है। तो इट इज़न्ट लाइक कि जो लोग बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट फ्रीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को जॉब, आपको यहाँ पे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हमें अभी 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 जॉब मिली है। एंड जो आपने पूछा कि कोई 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ जॉब ट्राई कर रहा था एंड शी वोंट गेट दैट जॉब, देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उसको जॉब क्यों नहीं मिली, या फिर उसको जॉब किस वजह से वो वंचित रह गई। तो सबसे पहले तो मैं एक एक करके उन चीज़ों का यहाँ पे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज डिपार्टमेंट। तो हमें नहीं पता वो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में है, या अगर मेंटल हेल्थ में है तो शी विल डेफिनेटली गॉट अ जॉब सो फार। अगर उनका एक्सपीरियंस किसी स्पेशलिटी में है, लाइक ईडी में है, या फिर मैं बात करूँ थिएटर में है, तो शी माइट इजीली गेट द जॉब। लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही हुआ लाइक नॉर्मल जनरल बोर्ड्स का, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड द सेकंड थिंग इज
सीवी एंड कवर लेटर। सो अगर किसी कैंडिडेट का सीवी अच्छा नहीं है, अगर किसी कैंडिडेट का कवर लेटर अच्छा नहीं है, तो वाई वुड द एम्प्लॉयर बोदर टू हायर देम? बेसिकली दे डोंट इवन नो कि हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। तो किसी एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर क्यों ही बोदर करेगा कि ऐसे कैंडिडेट को लेके जिसको ना एक प्रॉपर ईमेल लिखना आ रहा है, ना एक प्रॉपर सीवी बनाना आ रहा है, ना कवर लेटर बनाना आ रहा है। तो दे वांट, आपके सीवी और कवर लेटर को देख के ही एम्प्लॉयर को अंदाजा लग जाता है कैंडिडेट में कितनी बात है कितनी नहीं है। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ कवर लेटर से ही फिल्ट्रेशन करके, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं डीएचपी के, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सारे के सारे, अगर किसी 500 कैंडिडेट है, 500 कैंडिडेट्स को कैसे फिल्टर करेंगे वो? सो बेसिकली इफ दे रन थ्रू द कवर लेटर, कवर लेटर से ही वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स उनको चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था अंकुर का। एंड इन दैट इंटरव्यू ही टोल्ड लाइक ही इज़ द वन हु हैव लीस्ट एक्सपीरियंस अमंग ऑल द अदर कैंडिडेट्स एंड ही गॉट सेलेक्टेड। सो ऐसा हमेशा नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक उसमें आपका कॉन्फिडेंस आ गया, उसके साथ साथ आपका जो एक्सपोजर है या फिर एक्सपीरियंस है, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ऑल दीज थिंग्स मैटर। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक क्रुशियल बात भी है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कि अगर किसी कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को हायर करेंगे तो हॉस्पिटल को या फिर एज केयर वालों को कम पैसे पे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द वन जिसके पास 14-15 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई एक बात नहीं है, ठीक है। और इस बात का भी हमें नहीं पता कि जिसके पास 14 साल का एक्सपीरियंस था, डिड शी इवन नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, डिड शी नो हाउ टू रिप्रेजेंट हर सेल्फ? हम्म। क्योंकि ओईटी क्लियर करने से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सिर्फ नाम नाम का ही क्लियर होता है। दैट डजंट मीन कि आप बहुत ही अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। ओईटी बेसिक स्टेप है, बेसिक स्टेप नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल लाइफ में जो आप परफॉर्म कर रहे हो, एक्चुअल लाइफ में द वे यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल, दैट थिंग्स मैटर। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री विद यू। और दे लुक ओवर एवरीथिंग, आई थिंक कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंट, आपका इंटरव्यू, आपके सीवी पे में भी बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल दिख रहे हो, पर अगर आपने इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं किया, सो दे वुड नॉट टेक यू। दैट्स ऑल्सो अ थिंग। सो इसलिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर न्यूजीलैंड, गौरव हैज़ अ 1:1 session on top mate. So if you are really looking forward to get a job in New Zealand, instead of just wandering around, make sure कि आप अपना स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो। सेम लाइक आयरलैंड की, अगर आपको यहाँ पे आना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गौरव ने यहाँ पे बताया कि कवर लेटर को वो स्कैन करते हैं। अगर आपका कवर लेटर ही अच्छा नहीं है तो दे माइट नॉट इवन गो थ्रू योर सीवी। सेम इन आयरलैंड, यहाँ पे भी सेम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। कवर लेटर आपका सही नहीं है तो उसी में ही आपका निकल जाएगा। I mean, they will not even shortlist you. If you're looking for such thing, make sure you get step by step everything clear. सो गौरव, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कवर कर ली है। सो अगर किसी को 2026 में आना है न्यूजीलैंड, सो व्हाट्स योर रिकमेंडेशन कि उनको न्यूजीलैंड चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो भाई, मैं तो सबको यही बोलूंगा, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आप जॉब्स के लिए वैसे ही एलिजिबल नहीं हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्रोसेस करो भाई, न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन लो, ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लो। कम से कम आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो जॉब्स जॉब्स तो, अभी आप खुद सोच के देखो, हेल्थ केयर सेक्टर में कभी जॉब बंद हुई है? लोग कभी मरने बंद नहीं होंगे, बीमार होने बंद नहीं होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होने वाले। एआई कभी हमारी तो नौकरी नहीं खा सकता, कम से कम सबकी खा लेगा। एआई कभी केयर वेयर तो कुछ कर नहीं सकता ना, आपके कैनुले बदल सकता है, ठीक है। तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, कम से कम रजिस्ट्रेशन लो। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट करोगे। अभी आप सोच रहे हो कि फलानी कंट्री में जॉब नहीं है, ढिमकी कंट्री में जॉब नहीं है, मैं क्या करूं, ये सोच सोच के आप घर पे ही परेशान हो जा रहे हो, और कर रहा आपने कुछ नहीं है। ना आप ओईटी की तैयारी कर रहे हो, ना आप कुछ और प्रोसेस कर रहे हो। मतलब आप कुछ काम कुछ कर नहीं कर रहे, सिर्फ ये चिल्लाए जा रहे हो कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ऐसी जो नर्सिस हैं उनके लिए ना एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि इंडिया में जब सरकारी नौकरी है, आप उसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता, वहां पे भी आपको आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, और यहाँ के लिए आप ये बोल रहे हो कि वहां पे तो जॉब्स ही नहीं है जी, तो फिर कमी कमी आपके अंदर है, ठीक है ना। आप वहां के लिए लायक हो ना आप यहाँ के लायक हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब वहीं जो आप
15-20 हजार की नौकरी में करके है ना वो फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो जिंदगी में अगर ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो तो भाई आपका कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस अगर मेंटल स्टेट से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ करो जिंदगी में, ठीक है। अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। अगर गवर्नमेंट जॉब का सोच रखा है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, बाहर जाना है, तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो लोग दो। घर पे बैठ के क्या मिलेगा तुम्हें, हाथ पे हाथ रख के। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कब तक 20-25 हजार की नौकरी करोगे। इतनी मेहनत करी तुमने, नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब कुछ करो तो जिंदगी में। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है ओवरऑल। जैसे कि इस पूरी वीडियो में मैंने और गौरव ने यही बात की कि ओवरऑल आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो मैटर करता है। तो अभी एक मेरी टॉपमेट पे ही एक कैंडिडेट से काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। उन्होंने शायद 3-4 बार डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए कॉल बुक किया, एंड नाउ शी इज ऑन इंस्टाग्राम आस्किंग मी कंटिन्यूसली फ्यू थिंग्स बिकॉज शी गॉट सेलेक्टेड हियर। ओवरऑल जो उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि वो डे केयर का एक्सपीरियंस था, बट फिर भी उनको जॉब मिल गई बिकॉज ओवरऑल हर प्रोफाइल वॉज गुड। एंड उसने शुरू से ही हर स्टेप इतनी अच्छे से क्लियर किया, द वे शी वॉज अप्लाइंग, सब चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं किया, शी गॉट अ जॉब एंड शी इज़ जॉइनिंग इन मार्च 2026। सो इट डिपेंड्स ओवरऑल, इट्स आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट आयरलैंड हियर। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहो, आपका प्रोफाइल ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये था रिक्रूटमेंट अपडेट फॉर न्यूजीलैंड फॉर 2026। थैंक यू सो मच गौरव आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप जिन लोगों ने भी ये वीडियो एंड तक देखी है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे। अगर आप मुझसे या गौरव से 1:1 बात करना चाहते हैं, वेदर इट्स योर करियर काउंसलिंग, जॉब रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, सीवी, कवर लेटर, whatsoever, you will get the link of both of our top mate in the description of this video. And all the best to everybody who is watching this video, and thank you Gaurav। कोई मैसेज जो आप हमारी नर्सिंग कैंडिडेट्स को देना चाहते थैंक यू सो मच अलीसा, मेरे को लेके आने के लिए। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि कुछ करो, ठीक है। हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। या तो वहीं कुछ करो या फिर यहाँ पे आने के लिए कुछ करो। कम से कम पढ़ाई तो करना शुरू करो। ये मत सोचो कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मैं ये कर लूंगा तो। क्योंकि मेरी एक लड़की से बात हुई ना, तो उसका ओईटी क्लियर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है 15,000 रुपए की, ना कुछ करती। सर मैंने देखा था, मेरे दोस्त ने वहां पे ये किया था, उसका उससे नहीं हुआ। अरे दोस्त का दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है। दोस्त के नंबर 10th में 80% आए थे, तुम्हारे 90 आ रखे, तुम्हारे 70 आ रखे, लेकिन जो नर्सिंग नॉलेज है उससे ज्यादा है। दोस्त किसी और से कंपेयर क्यों कर रहे हो। हर एक इंडिविजुअल अलग है ना। तो तुम किसी दूसरे की जर्नी को देख के तुम क्यों परेशान हो रखे हो। कुछ करो जिंदगी में, बस, और कुछ नहीं है। खुश रहो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। आई थिंक टॉपमेट होने का एक बेनिफिट हमें भी है कि हमें इतने सारे एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल कैंडिडेट जाते के हैं। एंड इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं। लाइक वी गेट टू स्पीक टू सो मेनी डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मतलब मुझे लग रहा है हमें ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है, एंड आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। इसलिए अगर कभी फोन पे बात करते हैं तो इतनी लंबी हो जाती है बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू अगेन गौरव फॉर योर टाइम।